हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। वर्किंग कैपिटल मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज बात करेंगे लीज फाइनेंसिंग की। सो फ्रेंड्स, लीज और फाइनेंसिंग ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। लीज होता है दो पार्टीज़ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, और फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब यूज़र एक लॉन्ग टर्म, लीज फाइनेंसिंग क्या, एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। तो लीज फाइनेंसिंग यानी फाइनेंसिंग का मतलब किसी चीज़ के थ्रू पैसा लगाना, अपनी किसी चीज़ के थ्रू पैसा लगाना। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में। दो पार्टीज़ कौन सी? जो उस एसेट का ओनर है और जो उस एसेट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओनर, जो एसेट का ओनर है उसे हम लेसर कहते हैं, और जो उस एसेट को यूज़ करता है उसे लेसी कहते हैं। लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो ओनर होता है एसेट्स का, वे सारे के सारे राइट्स सरेंडर कर देता है दूसरी पार्टी, यानी जो उस एसेट को यूज़ करने वाली है उसको सारे राइट्स सरेंडर कर देता है एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक एग्रीड कंसिडरेशन के बेसिस पे, जिसे हम लीज रेंटल कहते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ। आप मान लीजिए एक एसेट के ओनर है, ठीक है, और आपने उस एसेट को यूज़ करने के सारे राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन आपने वे राइट फ्री में ट्रांसफ़र नहीं किए। आपने उसके बदले उससे कुछ पैसे लिए, कुछ अमाउंट रिसीव किया, जिसको हम कहेंगे लीज रेंटल। ठीक है, आपने कहा कि चल ठीक है, तू इतने साल तक मेरी एसेट को यूज़ कर, लेकिन मैं भी कुछ इन रिटर्न लूँगा, यानी कुछ पेमेंट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम भी फिक्स है, टाइम भी एग्रीड है, पेमेंट भी फिक्स है, जिसको हम लीज रेंटल कहते हैं। ठीक है, जो लेसी है वे, यानी जो यूज़र है एसेट का, वे फिक्स्ड रेंटल पे करेगा लेसर को, या तो बिगिनिंग, या तो मंथ के बिगिनिंग में, या एंड में, या क्वार्टरली, या फिर हाफ ईयरली। ये डिपेंड करते हैं कि क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। जब लीज कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो वो एसेट वापस उस लेसर के पास आ जाएगी जो उस एसेट का लीगल ओनर है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। मैं बहुत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीज़ें लर्न करा रही हूँ, समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे गाइस, तो आप अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। ओके, सो वो जो ओनर है, जो लेसर है, उस एसेट का लीगल ओनर है। राइट, क्या है? उस एसेट का लीगल ओनर है। ओके, तो वो जो डेप्रिसिएशन लगता है एक एसेट पर, उस डेप्रिसिएशन का क्लेम भी वो लेसर एंटाइटल कर सकता है। उसको पूरा राइट है उस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, क्योंकि लेसर जो ओनर है उसका एक्चुअल में लीगल ओनर है, ना कि लेसी। जब लीज पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो लेसी को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फर्दर रिन्यू कराना है। ठीक है, क्या आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन टू बाय या फिर फर्दर रिन्यू। यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही है कि लेसर एक ऑप्शन देगा कि क्या आप इसको आगे एग्रीमेंट को रिन्यू करना चाहेंगे एक डेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लीज को समझ पाए कि क्या होता है। सो फ्रेंड्स, लीजिंग एक डिवाइस है, एक तरीके का मतलब टूल है, कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का। लेसी को पूरा राइट है उस एसेट को यूज़ करने का, उसको बिना खरीदे। ठीक है, उसने बाय थोड़ी की एसेट को, वो तो सिर्फ उसको एक रेंट पे करके उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, सिर्फ उस एसेट का एक रेंट पे कर रहा है, जिसे लीज रेंटल कहते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, हिज पोजीशन इज अकिन टू दैट ऑफ अ पर्सन हु यूजेज अ एसेट विद बोरोड मनी। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया, जो रियल पोजीशन होती है लेसर की, is not renting of asset but lending of finance, and hence lease financing is in a contract of lending money। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ जा रहा होगा कि जो ओनर होता है एसेट का, जो लेसर होता है, वो एसेट को रेंट पे दे रहा है और बदले में कुछ ले रहा है। बट नो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। वो एसेट को रेंट पे नहीं दे रहा, वो उस व्यक्ति, उस पर्सन की हेल्प कर रहा है उसको इतनी हैवी एसेट यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो वहाँ पर कोई चीज़ रेंट पे नहीं दे रहा, वो उसकी फाइनेंस करने में हेल्प कर रहा है। कौन? लेसर, ओनर, लेसी यानी दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है उसको फाइनेंस करने में उस। ठीक है, आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो लैंडिंग मतलब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये आता है कि लीज फाइनेंस में फाइनेंस लैंड किया जाता है एक यूज़र को, ना कि कोई एसेट रेंट पे दी जाती है। लेसी को पूरा फ्रीडम होता है कि वे अपनी कोई भी एसेट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, और यहाँ पर लेसर एक फाइनेंशियल का रोल प्ले करता है। ध्यान दीजिए, लेसर जो है एक फाइनेंशियल का रोल प्ले करता है, यानी लेसर हेल्प करता है लेसी की
लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने में, लॉन्ग टर्म नीड को फाइनेंस करने में लेसर हेल्प करता है। लेसर का लीज फाइनेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एसेट को रेंट पे देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में किसी चीज़ को लीज पर देना और कोई चीज़ रेंट पर देने में डिफरेंस होता है। यानी आप किसी चीज़ को रेंट पे दे रहे हैं नॉर्मली, और आप किसी चीज़ को लीज पर दे रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। डिफरेंस क्या होता है, जब आप कोई चीज़ रेंट पे नॉर्मली देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, आप जब चाहे उससे वो जो आपने चीज़ रेंट पे दी है उससे आप वापस ले सकते हैं। लेकिन लीज एग्रीमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। लीज एग्रीमेंट में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एग्री टाइम के लिए, एक एग्रीड प्राइस पर, ना कि प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। सो आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो लेसर है वे किसी एसेट को किराए पर या रेंट पर नहीं दे रहा, वो एक्चुअल में दूसरे पर्सन की फाइनेंस, उसकी लॉन्ग टर्म नीड को फाइनेंस करने में हेल्प करता है। जो लेसर है वे एक फाइनेंशियल का रोल प्ले करता है, ना कि एसेट को रेंट पर देने का। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एसेट को रेंटिंग पर नहीं देता, बल्कि एक फाइनेंशियल का रोल प्ले करता है लेसर। लेसी, अब लीजिंग की एडवांटेजेस के अब दो पार्टीज़ हैं, तो लेसी को कुछ फ़ायदे मिलेंगे, लेसर को कुछ फ़ायदे मिलेंगे। फर्स्ट फ़ायदा जो एडवांटेज मिलता है लेसी को वो ये है कि लीजिंग फाइनेंस, यानी जो लीज फाइनेंसिंग है उसका मतलब कहीं ना कहीं एक एडिशनल सोर्स का काम करता है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने में। यानी लीजिंग क्या फैसिलिटेट करता है कि वह उस एसेट को यूज़ कर सकता है यूज़र, उसको खरीदे बिना एक्चुअल में। अगर इन केस उस यूज़र के पास कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है तो भी वह उस एसेट को यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सिंप्लिसिटी। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है लीज फाइनेंसिंग का। इसमें इतनी बैंकिंग, इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी होती है। बहुत सिंपल होता है और बहुत इजी होता है नेगोशिएट करना आपस में पार्टीज़ का। इसमें कम्बरसम प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं होते। फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स, जब मैंने आपको वीडियोज़ भेजी थी मीडियम शॉर्ट टर्म की, तो मैंने उसमें चीज़ें लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको ये कराया था टॉपिक, तो उसमें मैंने क्लियर कराया था कि रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब लीज फाइनेंसिंग जो है इस रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट से बिल्कुल फ्री होती है। लाइक जब आप कभी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस आपके ऊपर थोप देता है, इम्पोज कर देता है कि आपको ये कंडीशंस माननी ही होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बर्डन वाला काम हो जाता है, लेकिन लीज फाइनेंसिंग इस चीज़ से बिल्कुल फ्री है। फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग द रेंटल्स, जो रेंटल्स पे करने होते हैं उस एसेट को यूज़ करने के अगेंस्ट या उन एसेट के रिटर्न, तो लीज रेंटल्स भी फिक्स करना काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देखिए, लीज रेंटल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द लेसी इज एबल टू पे देम फ्रॉम द कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम हिज बिजनेस ऑपरेशंस। यानी जो लेसी उस एसेट को यूज़ करेगा या जिस भी पर्पज़ के लिए चीज़ ले रहा है, अगर जब उस एसेट को वे यूज़ करेगा, ठीक है, जो भी उसके बिजनेस से कैश फ्लोज आएंगे, कैश इनफ्लो होगा, तो रेंटल इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि जो भी उस पर्सन को कैश इनफ्लोज हो रहे हैं उससे वे मुझे इजीली उस रेंटल को पे कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में नहीं होती। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। सेफ्टी फ्रॉम द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ठीक है। इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट द लेसर ब्रिंग द ओनर ऑफ द लीज एसेट बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। लीजी इज फ्री टू कैंसिल द लीज इन चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी कारण में टेक्नोलॉजी, कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीन को यूज़ किया प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, सीधी सी बात है, तो अगर वे मशीन आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी अप टू डेट नहीं है, तो लेसी के पास, यूज़र के पास पूरा राइट है कि वो उस एसेट को, उस लीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके उस एसेट को वापस रिवर्ट कर दे ओनर को, ठीक है। बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस, लेसी को पूरा बेनिफिट मिलता है मेंटेनेंस का, यानी कोई भी किसी भी तरह की अगर रिपेयरिंग की बात आती है तो लेसर उसको रिपेयर कराएगा, ना कि लेसी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेसी को ये बेनिफिट मिल जाता है एडिशनल सर्विसेज का। नो इफेक्ट ऑन डेप्ट इक्विटी रेशियो। लीज एक तरह का हिडन फॉर्म है डेप्ट का। देखा जाए तो उधार तो लिया ही है, ठीक है, उधार तो लिया ही है, कहीं ना कहीं पैसा तो मतलब कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सोर्स ही तो है ये भी एक फाइनेंस का, यानी एक फाइनेंसिंग का तो रोल प्ले करता है लेसर। तो कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है कि लीज एक हिडन फॉर्म है। डेप्ट का हिडन फॉर्म इसलिए है बिकॉज इसको बैलेंस शीट में ओपन नहीं करते, बैलेंस शीट में डिपिक्ट नहीं करते, दैट्स वाई इसको हिडन फॉर्म ऑफ डेप्ट कहा गया है। टैक्स बेनिफिट्स,
लीज रेंटल्स को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि लेसी अपनी टैक्स लाइबिलिटी में भी कहीं ना कहीं टैक्स लाइबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब लेसर को क्या एडवांटेज मिलते हैं कि फुली सिक्योर होता है, यानी जो लेसर का इंटरेस्ट है, उसका जो बेनिफिट है बिल्कुल सिक्योर होता है, क्योंकि उसका एक्चुअल में लीगल ओनर है। और अगर यूज़र एसेट का किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में या कोई भी गड़बड़ी करता है, तो लेसर के पास पूरा राइट अपनी पोजेशन वापस लेने का। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती है, ओनरशिप और पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास उस गुड्स को यूज़ करने का राइट है, या राइट इन अदर वर्ड्स पोजेशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं जब आप किसी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं खुद, ठीक है। एंड ओनरशिप का मतलब होता है जब आप उस प्रोडक्ट का टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी पार्टी को। मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ड्रेस खरीदी शॉप से, आपने कहा कि अगर मुझे ड्रेस अच्छा लगा तो ही मैं खरीदूंगी, अदरवाइज़ मैं आपको वही चीज़ वापस कर दूंगी, ठीक है। यानी अभी वे ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो ड्रेस आपके पास 2-3 दिन से थी, ठीक है। ठीक है, आपके पास 2-3 दिन से थी। आप फॉर एग्जांपल उसने एक दिन के लिए कहा कि आप मुझे नेक्स्ट से रिटर्न कर देना अगर ठीक ना लगे तो, लेकिन आप मार्केट में नहीं आ पाए, आपने 2-3 दिन के बाद वे ड्रेस रिटर्न कर दी। तो 2-3 दिन तक आपने जब उस ड्रेस को यूज़ किया तो आपके पास उस गुड्स की पोजेशन थी, आप उसको यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं थी, आप उसके लीगल ओनर नहीं थे ड्रेस के। वो ड्रेस आपको तभी आप उसके ओनर बनते जब आप उसकी पेमेंट कर देते। समझ रहे बात मेरी? तो पोजेशन एंड ओनरशिप बोथ आर डिफरेंट। अब यहाँ पर जो ओनर है वो उसको लीगल राइट थोड़ी ट्रांसफ़र कर रहा है यूज़र को, ठीक है। उसको सिर्फ पोजेशन दे रहा है कि तुम मेरे गुड्स को यूज़ कर सकते हो अगर तुम मुझे इतना पैसा देते हो, ओके दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लेसर होता है उसको ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही मिलता है कि उसकी वे एसेट खुद की होती है। अगर ऐसी किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसकी पोजेशन उससे अपने पास वापस ले लेगा। टैक्स बेनिफिट देखिए, जो डेप्रिसिएशन लगता है एसेट के ऊपर, वे एसेट का पर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा लेसर को। यानी मैंने जब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कराए थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन रियल आउटफ्लो नहीं होता कैश का, ये सिर्फ एक प्रोविज़न होता है, और डेप्रिसिएशन की टैक्स में डिडक्शन भी मिलती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भी टैक्स में डिडक्शन मिलेगी सारी की सारी लेसर को इस केस में मिलेगी। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, लीजिंग बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो रिटर्न मिलता है एक फिक्स्ड टाइम पर वह काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। कॉस्टली सोर्स है फाइनेंस का। कॉस्टली सोर्स क्यों है फाइनेंस का? बिकॉज लेसी को जब लेसी को रेंट पे करता है तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है। आई होप ये आप समझ पा रहे हैं। अगर एक मान लीजिए पर मंथ वे रेंट दे रहे हैं 50,000 का, तो उस 50,000 में जितना वे प्रॉफिट अर्न करता है एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि उसने मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया पर मंथ, तो 1 लाख का 10% एंड 10,000 उस रेंट में हमेशा ऐड होगा, यानी उसके प्रॉफिट का 10% हमेशा ही उस लीज रेंटल में ऐड होगा, तो 60,000 का हो गया टोटल। तो ये क्या कह रहा है कि कई बार ये कॉस्टली सोर्स हो जाता है फाइनेंस का एक यूज़र, एक लेसी के लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स यूज़ करने के लिए दी जाती है कई बार कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है यूज़र को लेकर, एसेट को लेकर, ठीक है, कि उसका आपको इंश्योरेंस कराना होगा, उसमें आप कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते एसेट के अंदर, तो कुछ तरह की कंडीशंस लगाई जाती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो वे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज लेसी उसका ओनर नहीं है एसेट का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, लीज फाइनेंसिंग अगर आपको क्लियर हो गई तो लाइक ज़रूर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ये लिंक, ये कॉन्सेप्ट, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।